सुनिए ना, इसमें लगा दीजिएगा चार्जर अपना वो वाला। ठीक है, करिए, ओके ओके करिए, हम बोल देते हैं। आवाज दे दीजिए। नहीं अभी। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपकी डिमांड्स को पूरा कर किया हूं। कुछ टॉपिक वाइज करंट पढ़ाने की बात आप कर रहे थे, पर मैं आज टॉपिक वाइज इंक्लूड किया हूं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ अपॉइंटमेंट्स, इस साल कौन कौन से लोग कौन कौन से पद पर गए। तो मैंने लास्ट में 2 टॉपिक लिया है, अपॉइंटमेंट्स और दूसरा लिया है बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर। तो आप लोग आज के करंट को अंतिम तक और ध्यान से देखिएगा, आज के करंट को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू। सबको गुड इवनिंग। ये हुआ सब कुंदन भारती, प्रकाश जोशी, पूजा कुमारी, अर्जुन कुमार, अनीता कुमारी, एचपी जलवा, संजय कुमार, पायल झा, सूर्यकांत निराला, चिंटू कुमार, निशांत रोशन, प्रिया रानी, ज्ञान गंगा बाई एसके, पायल झा, नीतू स्वराज, पम्मी सिंह, स्टडी पॉइंट, सुमित, प्रकाश प्रभाकर, हेम नारायण भारती, संगूराज। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। नाज प्रवीण, विजय, गौरव, सबको हेलो भैया, हेलो है। उमेश कुमार तिवारी जी, आशीर्वाद शुभकामना। उमा प्रियदर्शी, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। सुमन कुमार रंजन, मोहम्मद जकी अनवर, सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी जम के कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जमकर हो रही होगी, जमकर तोड़ते फोड़ते अंदाज में हो रही होगी। उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी धक्का मार के निकालेंगे आज इस बार आप लोग। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन एग्जाम देकर आओ, ये बोल दो कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मेरा होगा, किसी कीमत पर कितना भी मेरिट जाए मेरा होगा। ये वाला एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा। तो ये तब पैदा होगा जब मॉडर्न हिस्ट्री को 10 बार, साइंस को 10 बार, पूरे 1 साल के करंट को 20 बार, गणित के एक भी क्वेश्चन गलती करके मत आना। लिख के देता हूं कि भैया आपका पीटी 100% निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी पूरे भारत में हमको सबसे आसान पीटी लगता है, सबसे आसान पीटी। मैं सो कर गया, बीपीएससी का पीटी निकला मेरा। मैं खुद का अपनी बात कर रहा हूं, मैं सो कर गया, पीटी निकला। आपको करना क्या है मेरे भाई, जैसे मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, आपको बोलना होगा स्वयं जाकर कि भैया मेरा होगा। और ये तब होगा जब 1800 ईस्वी से 1947 तक का इतिहास 10 बार, साइंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 10 बार, पूरे 1 साल का करंट 10 बार जो मैं करा रहा हूं, पूरे को रिवीजन करते चल जाना। और इसके अलावा एवरेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी जो टर्म है इन सबको भी आप एवरेज पढ़ लीजिए। और एक अंतिम बात जो मैं कभी नहीं बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, प्रीवियस पेपर को कर लो जरूर। यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, ये 3 स्टेट के पेपर को 10-10 साल के पेपर को कम से कम 2-2, 3-3 बार लगा जाइए। यूपी पीसीएस के पेपर 3 बार, बीपीएससी के पेपर को 3 बार 10 साल के पेपर, और जेपीएससी 5 साल हुआ है तो 5 साल या 6 साल के पेपर को 10 बार। यानी यूपी, बिहार, झारखंड का जो पेपर है पीसीएस का, उसको आप रट्टा मार जाइए व्याख्या के साथ। अगर टाइम बच गया तो बगल में एमपी या उत्तराखंड का पेपर भी लगा जाइए, और बच गया समय तो राजस्थान में खाली साइंस लगा जाइए। राजस्थान में जो साइंस पूछता है वो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का पूछता है, सबसे ज्यादा बेहतरीन साइंस राजस्थान में आता है। तो मेरा बस आपसे इतना आग्रह है कि प्रीवियस पेपर हो सके तो सारे स्टेट का 2 से 3 बार लगा जाओ, 2 से 3 बार लगा जाओ। ये राम बानोस नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। हम जो तरीका बता रहे हैं वो द बेस्ट तरीका है। बात मान लो मेरी, प्रीवियस पेपर को छोड़ना मत,
उसको डेली रूटीन में शामिल करो, डेली रूटीन में शामिल करो प्रीवियस पेपर मेरे भाई। और उसको कम से कम बिहार, यूपी, झारखंड, कम से कम अधिक से अधिक सारे स्टेट के पेपर को 2 से 3 बार लगा जाओ, रट जाओ उसको, कहीं से कोई पूछे तो उसमें से गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1800 से 1947 तक के इतिहास को 10 बार, आपको सब 10 बार पढ़ें, कहां से होगा? अरे 10 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटा पढ़ो, 2 महीना की ही तो बात है। एक बार रिजल्ट अपने देखोगे लिस्ट में तो उसके बाद सारा तुम्हारा जो परेशानी है खत्म हो जाएगा। बस लग जाओ, अब कोई चारा नहीं। इतना बढ़िया सीट, इतनी बढ़िया वैकेंसी हर बार नहीं मिलेगा, इसलिए भैया लग जाओ, अब लग जाओ। और सेशन को शेयर कर दो, सेशन को एग्जाम कब तक होगा मैं भी पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, उखाड़ देना है सर बीपीएससी को, बिल्कुल तोड़ देना है, उखाड़ देना है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल पूछिए पूछिए, जो पूछना है पूछिए। गुड इवनिंग सबको, प्रियंका लाल, रितु कुमारी, चंदा कुमारी, सबको गुड इवनिंग। रणधीर पांडे जी, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला करंट। उम्मीद करता हूं कि जो मैं अभी बात बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर इतना कर लिए पीटी नहीं रुकेगा, प्री नहीं रुकेगा आपका 100%। अब बोले सर साइंस कहां से करें? तो केबीसी नैनो की बुक है, वहां से आप साइंस और हिस्ट्री कर लीजिए। हिस्ट्री और साइंस की बात करते हैं तो केबीसी नैनो की जीएस की किताब आती है रंजीत सर की, रंजीत सर की किताब आती है केबीसी नैनो की, उसको जरूर खरीद लीजिए। और उसमें जितना हिस्ट्री है और जितना साइंस है उसको पूरा रिवाइज कर जाइए आप। और एक सर ने वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, एक सर गाइड किए थे आपको एक वीडियो में, जिसमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है, उस वीडियो ढूंढ करके उसको देख लीजिएगा। आपको इस आधार पर अगर आप करते हैं काम तो हम गारंटी लेते हैं आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज का पहला करंट देखते हैं। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, देख लो भाई, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख, इनके इसके हेड का नाम क्या है? राफेल मारियानो ग्रेसी, इसके हेड का नाम है, इसके प्रमुख का नाम है राफेल मारियानो ग्रेसी। इन्होंने ईरान की यात्रा पर जाने का मन बनाया है, जहां वे परमाणु अप्रसार मुद्दे पर ईरान से बात करेंगे। और IAEA का मुख्यालय कहां है भैया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। भाई IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बात को समझने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ कौन है? राफेल मारियानो ग्रेसी। और इसका IAEA का हेड क्वार्टर कहां है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। IAEA, मैं बता दूं कि जो देश IAEA में शामिल है, जो देश IAEA में शामिल है, उससे कहा जाता है कि आप 10%, मात्र 10% ही यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं। 10% से ज्यादा आप एनरिचमेंट नहीं कर सकते। वैसे 5% की लिमिट होती है, 5% से ज्यादा आप यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमाणु बम बनाने की ओर जा रहे हैं। आप यदि एनरिचमेंट कर रहे हैं कितना? 5% से ही ज्यादा, इसका मतलब आप किस तरफ बढ़ रहे हैं भैया? परमाणु बम की ओर। और जो देश IAEA का मेंबर होता है उसके लिए मना होता है कि आप 5% ज्यादा नहीं कर सकते। अभी ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो फिर से परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां एक सरकार हाल ही में 2021 में ईरान के सरकार चेंज हुआ है। वहां एक राष्ट्रवादी, नरेंद्र मोदी टाइप के ही राष्ट्रवादी की सरकार बनी है, जिसका नाम है इब्राहिम रईसी। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। वो राष्ट्रवादी हैं और वो क्या कर रहे हैं? परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आरोप है भैया। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख को कहां जाना पड़ रहा है? ईरान जाना पड़ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। और अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, तो रूस को ईरान सहायता भी कर रहा है।
रूस का फेवरेट है ईरान। ईरान हमेशा रूस को फेवर करता है, तो ईरान का सहायता हमेशा मिलता है रूस को। तो भैया ईरान के परमाणु बम बनाने के शक के आधार पर अभी ये ईरान की यात्रा करेंगे। एक बात और जान जाइए, IAEA इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? वियना। कहां हेडक्वार्टर है भाई? वियना। एक चीज और है, ओपेक। ओपेक का भी हेडक्वार्टर कहां है? वियना। नोट कर लीजिए। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो भैया IAEA का हेडक्वार्टर वियना। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है भैया? वियना। तो वियना किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे है। वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। नोट कर लीजिए, वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। तुम नोट कर लो और सेशन को शेयर कर दो। सेशन को अधिकतम जगहों पर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सेशन मिल जाए। चलिए, तो लगातार जुड़े रहिए और सेशन को अधिकतम जगहों पर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेशन पहुंच जाए। सेशन अधिक से अधिक जगहों पर पहुंच जाए, इसके लिए शेयर कर दीजिए अधिकतम लोगों तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर देखा जाए। नेक्स्ट है भाई, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने भी क्या किया है? रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। नोट कर लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतरराष्ट्रीय रोइंग संघ, ये सब ने क्या किया है भैया? रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सब के सब अमेरिका के पिछलग्गू हैं। तो लगा दो प्रतिबंध, जिस पे लगाना है। हम अपने में खेल लेंगे गेम, हमको नहीं खेलना है अंतरराष्ट्रीय खेल। खेलते रहो अपने में तुम लोग, हम अपना खेलेंगे परमाणु बम से। हमको किससे खेलना है? परमाणु बम से। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। रूस बिल्कुल सही कर रहा है। जब टीचर मैं रूस का समर्थन करता हूं। देखो, भले ही मानवतावाद का हनन हो रहा है, लेकिन यूक्रेन झुकने को भी कहां तैयार है? यूक्रेन कभी झुकने को तैयार नहीं है। और इंडिया क्यों सपोर्ट करे? जब तुमने इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं किया तो हम तुमको क्यों सपोर्ट करें? अभी यूएनओ में वोटिंग हुआ है, पता है ना, जिसमें यूएनओ के जनरल असेंबली में 141 देशों ने विपक्ष में वोट दिया है। बताइए। तो भैया ऐसे में अगर बात करें आप, तो भारत को कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। फिर भी भारत बोल रहा है संकोच बस कि भैया बातचीत से हल निकाला जाए। अंदर अंदर तो मन है कि बढ़िया है, मार रहे हो, है ना, जिसे लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दोनों सर फुटौल कर लीजिए, एक दूसरे का सर फोड़ दीजिए, खाली दिखाने के लिए कि हम भी इन दोनों को लड़ाई छोड़वा रहे थे। भाई आप लोग बात सब हरियाइए ना, माथा फोड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है बात? तो भाई समझ गए? तो यूक्रेन और रूस का जो यूक्रेन पर हमला है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक संघ ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखो, यहां दो करंट अफेयर एक साथ मैंने लिया है। यहां 2 करंट अफेयर एक साथ है मेरे भाई। पहला है 58वीं सीनियर शतरंज प्रतियोगिता, तेलंगाना के रहने वाले ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है एरिगेसी अर्जुन, तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर एरिगेसी अर्जुन ने जीत लिया है। भाई 58वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीता भैया? तेलंगाना के रहने वाले ग्रैंड मास्टर एरिगेसी अर्जुन। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एरिगेसी अर्जुन जिन्होंने जीता है 58वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता, वो किस राज्य के रहने वाले हैं? किस राज्य के हैं भैया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी
हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। नोट कर लीजिए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नोट कर लीजिए आप लोग, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और है तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? 2014 में। और दूसरा करंट है यहीं पर, IISF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की श्री निवेता ईसा सिंह और रुचिता बिनेरकर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी में अभी कल बताया था मैंने कि सौरभ चौधरी ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक। अब लड़कियों में श्री निवेता ईसा सिंह और रुचिता बिनेरकर ने भी 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है भैया? स्वर्ण पदक। IISF शूटिंग चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप में श्री निवेता ईसा सिंह और रुचिता बिनेरकर, इन दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, हो गया यहां तक, आगे आते हैं। नेक्स्ट आइए, एम्बिट फिनवेस्ट। एम्बिट फिनवेस्ट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एम्बिट फिनवेस्ट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के जो ग्राहक है उनको क्या करने के लिए? लोन देने के लिए, उनको पैसे से हेल्प करने के लिए। वित्त पोषण का मतलब हेल्प करना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है? सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि एम्बिट फिनवेस्ट ने जो क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के सारे काम ना करे पर बैंक से संबंधित कुछ कार्य उसके जिम्मे होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसी कंपनी जो कंप्लीट बैंक का कार्य ना करके कौन सा कार्य करे भैया? ऐसी कंपनी जो कंप्लीट बैंक का वर्क ना करके क्या करे? सिर्फ बैंक के कुछ कार्य को करे, उसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। तो एम्बिट फिनवेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मध्यम सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग को सपोर्ट करने के लिए, उनको पैसे देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नोट कर लीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसने सहयोग किया है। किसने? एम्बिट फिनवेस्ट। एम्बिट फिनवेस्ट ने समझौता किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। किस लिए? लोगों को लोन देने के लिए, पैसे से मदद करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, आगे आइए। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम की शुरुआत की है। अभी टाटा मोटर्स ने लोगों को, गांव के लोगों को कार खरीदने के लिए गाइड करने के लिए कि कैसे कार खरीदेंगे, कौन सी कार खरीदेंगे, किस तरीके से कार खरीदेंगे, उसके लिए एक मोबाइल शोरूम जिसका नाम अनुभव है, ये किसने शुरू किया है? टाटा मोटर्स। देखिए, ये मोबाइल शोरूम है। शोरूम में जाते हैं आप गाड़ी खरीदने, गाड़ी देखने कहाँ जाते हैं? जिस शोरूम में।
अब गाड़ी का छोटा छोटा मॉडल बना के आपको इस गाड़ी में ही ले जाया जाएगा। उसका चित्र केवल होगा गाड़ी का, गाड़ी के मॉडल का फोटो होगा, उसके फीचर्स लिखे होंगे। आप देखिए इसमें क्या क्या फीचर है, और उसके बाद आप गाड़ी खरीदें। यानी टाटा मोटर्स लोगों को गाइड करने के लिए कि आपको कैसी गाड़ी खरीदना चाहिए, उसके लिए शोरूम में आने की जरूरत नहीं है। आप गांव के आदमी हैं, आपको शहर आने की जरूरत नहीं है। आपको घर घर जाकर हम बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये जो मोबाइल इसलिए कहा गया कि ये शोरूम घूम रहा है। जो घूमने वाला चीज होता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, मोबाइल। नहीं तो पेट्रोलिंग पार्टी, मोबाइल पार्टी घूम रहा है। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ घूमता है। टेलीफोन आपके साथ घूमता था, कभी टेलीफोन को आप मोबाइल बोल सकते थे क्या? नहीं, मोबाइल जो आपके पैकेट में हमेशा आपके साथ घूमता रहता है। तो एक मोबाइल इसलिए नाम पड़ा इसका, मोबाइल शोरूम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गाड़ी लेकर के टाटा गांव गांव जा रही है और बोलेगी कि भैया आप इस तरह के कार खरीदें, इस तरीके से कार खरीदें। इसकी जानकारी के लिए अनुभव नाम का मोबाइल शोरूम खोला है। किसने खोला है? किसने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम के मोबाइल शोरूम की शुरुआत की है। मोबाइल शोरूम का नाम क्या है? अनुभव। अनुभव नोट कर लीजिएगा। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने एक फर्टिलाइजर विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने एक उर्वरक विकसित किया है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। इसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से मुक्ति दिलाना है और साथ ही साथ रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी तक बैक्टीरिया और फंगस को मारने के लिए खेत में, अभी तक बैक्टीरिया और फंगस को मारने के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते थे। लेकिन अब बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का प्रयोग करेंगे हम बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज से पौधों को बचाने के लिए। रासायनिक खाद जो होता है बायोडिग्रेडेबल कम होता है और वो पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलाता है। लेकिन ये जो होगा, ये नैनो पार्टिकल बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा इस पार्टिकल को नष्ट कर दिया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रदूषण जिसको जीव जंतु खा करके खत्म कर दे, ऐसे प्रदूषण को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जैसे मानव मल, मानव का जो मल है या जो गोबर है गाय का, ये क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको खा करके जीव जंतु क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जीव जंतुओं द्वारा क्या करने वाला? विनष्ट किया जाने वाला नैनो पार्टिकल डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। किस लिए भैया? बैक्टीरियल और फंगल डिजीज से पौधों को बचाने के लिए। बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है भैया? चमड़ा उद्योग के लिए। और कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में क्या है जी? सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, कानपुर में चमड़ा उद्योग है। क्लियर है? और कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र का नाम है पनकी। कानपुर औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है जी? पनकी। पनकी एक सर्फ आता था पहले। कानपुर औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है जी? पनकी। इसके अलावा चकेरी एयरबेस, चकेरी एयरबेस कहाँ है भैया? कानपुर। चकेरी जैसे आपका बिहटा है ना, जैसे आपका बिहार में बिहटा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी एयरबेस है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है जी? कानपुर में। और दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? कानपुर में। और चमड़ा उद्योग कहाँ है जी? कानपुर में। बिल्कुल आप लोग जो बोल रहे थे बीच में कि सर टॉपिक वाइज कराइए, लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंस अपॉइंटमेंट कौन किस पद पे है वो दिया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। अब हम टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे इसी में इंक्लूड करने का। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए और लगातार मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हर दिन 10-12 घंटे की पढ़ाई अब आपकी होनी चाहिए। खूब खाओ, भोजन का ध्यान रखो, सोना भी जरूरी है।
कोई कहता है आपको कि 4 घंटा सो, ये गलत है। आप 12 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आपके हाथ में कितने बचे? 12 घंटे। 12 घंटे बचे, उसमें अगर 8 घंटे भी सोओगे तब भी बचे 4 घंटे। 1 घंटे सुबह से हम खाना बनाने का रख लो, 1-1 घंटे। विद्यार्थी का खाना 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि आप विद्यार्थी जीवन में नहीं जी रहे हैं। 2 घंटे कितना बच गया? फिर भी हाथ में 2 घंटे। उस 2 घंटे में खाने और नहाने के लिए समय रखो। यदि चाहते हो कि फोन से किसी से बतिया लें तो 8 घंटे में से काटो सोने में से, और 7 घंटे उसको बदल दो, तो खूब 7 घंटा सोइए। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कीजिए, और खाने पीने का, डाइट का जरूर ध्यान रखिए। चूंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब तो 30 अप्रैल तक आप बेहतर काम करते हुए पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि कम सोकर बीमार पड़ के अपना साथ टाइम लॉस करना है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। हम और हमारी कोचिंग आपके साथ है, हमारा चैनल आपके साथ है। बस ऐसे ही आप लोग लगे रहिए और पढ़ते रहिए। ये नैनो पार्टिकल का मैंने चित्र दे दिया है। आगे आइए, एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक आप देखते होंगे दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, सॉरी दैनिक भास्कर में, दैनिक भास्कर में हर दिन अंतिम पेज पर इनका फिल्म समीक्षा आता था। हर दिन अंतिम पेज में जो हॉलीवुड बॉलीवुड की जितनी फिल्में होती थी दुनिया की, उसकी क्या करते थे? समीक्षा लिखते थे। समीक्षा का मतलब उस फिल्म में क्या है, उस फिल्म से क्या मैसेज मिलता है। इनका नाम है जयप्रकाश चौक से। हमने तो इनको कई बार पढ़ा, पता नहीं आप इनको जानते हैं कि नहीं। मैंने इनको कई बार पढ़ा है जयप्रकाश चौक से। मैं जो थोड़ी बहुत फिल्म की जानकारी रखता हूं वो इन्हीं की वजह से रखता हूं। इनका निधन हो गया है, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने फिल्म शायद, फिल्म कत्ल और फिल्म बॉडीगार्ड के सहित कई फिल्मों के लिए पटकथा और डायलॉग लिखे हैं। इन्होंने फिल्म बॉडीगार्ड जो 2011 में आई थी, सलमान खान और करीना कपूर की, देखा सुना था आपने बॉडीगार्ड मूवी के बारे में? उसी समय से तो जितने बॉडीगार्ड हैं, वो कान में वो वाला जो ब्लूटूथ वाला नहीं होता सुनने का, छोटा सा, जितने बॉडीगार्ड हैं, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग उसको बॉक्सर, बाउंसर, बाउंसर रखते हैं जितने लोग, वो बाउंसर को देखिएगा कान में इसलिए खड़ा सलमान खान टाइप को, अपने आप को सब सलमान खान मानता है। तो भैया बॉडीगार्ड, कत्ल और शायद मूवी के डायलॉग लिखे हैं जयप्रकाश चौकसे ने। काफी बेहतरीन फिल्म पटकथा लिखते थे। काफी फिल्म का ज्ञान मैंने इनसे सीखा है। मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूं। इनका निधन हो गया जयप्रकाश चौकसे का। आगे आते हैं, भारतीय सुरक्षा बल, भारत के जो सुरक्षा बल हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं। भारत के सुरक्षा बल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक मिलिट्री फोर्स, एक पैरामिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो हमारे देश में मिलिट्री फोर्स मतलब आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, और पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेज। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं भारत के, वो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो मिलिट्री फोर्स है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। मिलिट्री फोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेज ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। इसको भी नोट कर लेना। इनके योगदान को, इनका जो योगदान है, इनका जो त्याग है, मिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, उसको दिखाने के लिए प्रत्येक साल हम लोग 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इनके योगदान को, हमारे लिए जो बाउंड्री पर खड़े होकर हमारे लिए जो शांति कायम करते हैं, हमें सुख शांति से जीने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये जो सुरक्षा बल हैं, उनका जो योगदान है, उनको याद करते हैं। हम 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, यहां लिख दिया हूं, का उद्देश्य पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड्स, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अभी बताया मैंने कि जो मुझे वो सुरक्षा देते हैं, उस सुरक्षा के प्रति उनको क्या करते हैं? धन्यवाद अर्पित करते हैं। किस दिन? 4 मार्च को नेशनल क्या? सिक्योरिटी डे। अब कल मैंने बताया था 3 मार्च। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? जल्दी बताओ। कल मैंने बताया है 3 मार्च को क्या मनाते हैं? सभी लोग जल्दी बोलो, सभी जल्दी बताओ। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? बताया था हियरिंग डे। क्या मनाते? हाँ, वन्य जीव डे भी और हियरिंग डे भी। राष्ट्रीय श्रवण दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रवण दिवस और वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं।
विश्व वन्य जीव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सरवन दिवस ये मनाते हैं 3 मार्च को। 4 मार्च को क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नोट कर लीजिए। सुरक्षा में कितने लोग हैं? 2 लोग, मिलिट्री फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स किसके अंडर होती है? डिफेंस मिनिस्ट्री। और पैरा मिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंदर। अब आइए, ये मैं करवाया भी था, ये रिपीटेड है, आप जान जाइए। असम में 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट असम में लगा हुआ था। कब बना था एक्ट? 1958 में। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कार्य को 6 महीनों के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। किस राज्य में भैया? असम राज्य में। असम राज्य में उग्रवाद को देखते हुए, यानी कि उग्रवाद या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद को देखते हुए असम राज्य में अपसपा कानून की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। हेमंत बिश्व शर्मा हैं क्या मुख्यमंत्री असम के? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम में है डिगबोई। असम में है डिगबोई, जहां से पहली बार इंडिया में पेट्रोलियम निकाला गया। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया? पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया? तो डिगबोई से निकाला गया। भारत में पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया? डिगबोई से निकाला गया। नोट कर लीजिए। और असम में ही क्या है? कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ है जी? असम में। कामाख्या देवी का मंदिर असम, डिगबोई, जहां से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया। असम की राजधानी दिसपुर। और असम में लिख लीजिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस 2 लिख लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ है जी? काजीरंगा और मानस। काजीरंगा पायल, संजना कुमारी, निधि, प्रिया, हिमांशु चंद्र जी, मैं भी पूछूंगा, पायल झा, जितने भी लोग हैं जुड़े हुए सभी लोग सुन लीजिए। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? असम में। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। इतनी बातें आप असम से याद रखिए तो बहुत कुछ काम आने वाला है। जल्दी से आगे आ जाओ मेरे भाई। हाल ही में आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि टेम्परेचर ग्रोथ, भारत में जो तापमान की वृद्धि है भैया, भारत में जो तापमान की वृद्धि है भारत में और पाकिस्तान में, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगा। अभी आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, नोट कर लो। आईपीसीसी के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है वो कहां होगा? भारत और पाकिस्तान में। आईपीसीसी ने कहा है भैया, अपने रिपोर्ट में कहा है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट संबंधी जो खतरा आने वाला है वो कहां आने वाला है? इंडिया और पाकिस्तान में। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 1988 में। स्थापना कब हुआ था? 1988 में। और भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खतरा होगा। इसके अलावा भारत में वेट बल्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यूपीएससी में काम आएगा। बीपीएससी में आए चाहे ना आए, यूपीएससी में काम आएगा। वेट बल्ब एक ऐसा तापमान है जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है। वेट बल्ब जो है वो गर्मी और यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को मापता है। 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा जो मनुष्यों के लिए घातक होगा। ये कहा है आईपीसीसी ने कि भारत का तापमान, औसत जो तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। इसलिए ये मानवता के लिए खतरा होगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक इफेक्ट किस पर होने वाला है मेरे भाई? भारत और पाकिस्तान पर। हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहा आईपीसीसी। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते देखो, सामने हमने आईपीसीसी का दिखा दिया रिपोर्ट जो उसने जारी किया है। नेक्स्ट आओ भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू
भारतीय मुक्केबाज हैं निखत जरीन, निखत जरीन जिन्होंने 52 किलोग्राम में, और नीतू जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नोट कर लीजिए, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में और नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। नोट कर लीजिए, बुल्गारिया एक देश है जिसकी राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया के कैपिटल कहाँ है भैया? चलो भाई, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ये बुल्गारिया के सोफिया में हुआ है 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। उनमें स्वर्ण पदक जीता है। पूछेगा आपसे निखत जरीन ने कितने किलोग्राम में जीता है, तो 52 किलोग्राम। नीतू ने कितने किलोग्राम में जीता है भैया? 48 किलोग्राम। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुआ था 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। उसमें निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता। देखो सामने इन दोनों का चित्र हमने दे दिया है, निखत जरीन और नीतू जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल बुल्गारिया के राजधानी सोफिया में। नेक्स्ट आइए, 1 मार्च 2022 को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, देखो भैया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमेट अकाउंट खोलता है। क्या खोलता है भैया? डीमेट खाता। आप जानते हैं कि शेयर मार्केट, आप जानते हो कि शेयर मार्केट में व्यापार करने के लिए, शेयर की खरीद बिक्री के लिए आपको कौन सा खाता खुलवाना पड़ता है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। शेयर मार्केट में शेयर की खरीद और शेयर की बिक्री के लिए क्या खुलवाना पड़ता है भैया? डीमेट अकाउंट। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जितने लोग हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार बगल में लाइक बटन है उसे जरूर दबा दें, लाइक बटन दबा दें। और लगता है कि गुरुजी मेरे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो कम से कम एक आदमी 50 आदमी को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा सेशन अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए। बहुत जल्द हम इस सेशन को लाएंगे एक अलग से मल्टीपल चॉइस फॉर्म में। ये जो करंट अफेयर ला रहे हैं ना, इसको मल्टीपल चॉइस फॉर्म में लाएंगे ताकि देखेंगे कि आप कितना उत्तर दे पाते हैं। तो भैया आप लोग बस सेशन के साथ ऐसे ही प्यार, मोहब्बत और जोरदार तकरार बनाए रखिए। प्यार बनाए रखिए, तकरार नहीं, सॉरी, तकरार बनाएंगे दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई, तो इंडिया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ये क्या है भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या खोलता है? डीमेट अकाउंट खोलता है। और डीमेट अकाउंट खोलता है, इसने रिकॉर्ड बना दिया है 60 मिलियन। टोटल कितने मिलियन अकाउंट खोला है इसने? 60 मिलियन। 60 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 60 मिलियन माने 60 गुना 10 कितना हो जाएगा? 600 लाख ना। 600 लाख मतलब 6 करोड़। 6 करोड़ डीमेट खाता खोल के इसने क्या कर दिया है भैया? रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, देखो सामने दे दिया हूं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। शेयर मार्केट में व्यापार करने के लिए कौन खाता खोलते हैं? डीमेट खाता। ये पूछता है परीक्षा में। और सीडीएसएल ने क्या किया है? एक 6 करोड़ खाता खोल के क्या कर दिया है? रिकॉर्ड बना दिया है भैया। नोट कर लीजिए, आगे आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला करंट है बुक से। जीत थैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दुनिया के नंबर 1 राइटर जिनका नाम है जीत थैल, इन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लिखा है नेम्स ऑफ द वुमेन। इनकी किताब का नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन, है ना। इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई। ऐसी महिलाएं जिनके रोल्स को कहीं न कहीं दबा दिया गया, कहीं न कहीं इनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, जिनको उभरने नहीं दिया गया। उनका बड़ा योगदान था, लेकिन
उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो नेम्स ऑफ द वुमेन ये किताब जीत थैल ने लिखा है, किसके लिए? उन महिलाओं के लिए जिन्होंने किया तो है बड़ा रोल प्ले, पर उनका नाम सामने नहीं आ पाया। तो उन महिलाओं के नाम को बाहर निकालने के लिए क्या किया है भैया? एक किताब लिखा है, नेम ऑफ द वुमेन। नोट कर लीजिएगा, जीत थैल। और आपको बताइए जल्दी से, अभी हाल ही में मोदी जी भी एक पुस्तिका छपवाए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर मोदी जी ने भी एक पुस्तिका जारी की है, उसमें भी सेम काम किया गया है। आजादी के समय ऐसी महिलाएं जिनका नाम नहीं है, कहीं गुम हो चुकी, जैसे सरोजनी नायडू को सब जानता है, एनी बेसेंट को सब जानता है, उषा मेहता को सब जानता है, पर कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो स्वतंत्रता सेनानी तो थी और उनका नाम बाहर नहीं आया। तभी मोदी जी ने एक पुस्तिका प्रकाशित किया है, उस पुस्तिका का नाम मैंने पढ़ाया है। जल्दी से कमेंट में बताओ वो कौन सी पुस्तिका है। ज्यादा शेयर करेंगे तो आपका अनुभव सबको प्राप्त हो जाएगा, जो मेरे लिए परीक्षा में ज्यादा कष्टदायी होगी, इसलिए अनुभव का मजा अकेले लेने में मजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी पूछूंगा के द्वारा एक कमेंट आया है, चलिए नहीं बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है भाई, मैं भी पूछूंगा। आपको पता नहीं आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कंपटीशन हो जाए, इस चैनल से जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका सिलेक्शन तो होगा, ये गारंटी बोल रहा हूं जी। इतना मोटिवेट, इतना अनुभव किसके पास है जितना मैं आपको दे रहा हूं, वैसे भी सिलेक्शन होगा। बताइए अपना नाम बता दीजिए। गुमनाम नायिका, बिल्कुल सही। सुमित शर्मा जी ने सही, नुसरत जहां ने भी सही बताया है, नीचे प्रिया ने भी सही बताया है, पायल झा सभी ने बताया से, संजीत सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। गुमनाम नायिका, मोदी जी ने भी अभी हाल ही में आजादी के, आप लोग ढूंढिए कॉपी में पीछे उलट के, गुमनाम नायिका, गुमनाम नायिका एक पुस्तिका छपवाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसी महिलाएं जिनका नाम कहीं खो गया था, उनके नाम को प्रकाशित करवाया गया है फोटो के साथ, चित्र के साथ। भैया उसका नाम है गुमनाम नायिका। सेम बात तो ये भी है ना, नेम ऑफ द वुमेन भी क्या है? उन्हीं नायिकाओं के ऊपर है जिन्होंने रोल तो प्ले किया पर कोई नाम नहीं जानता। वैसे बता दें कि जीत थैल सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनकी किताब नार्को पुलिस के लिए 2012 में इन्हें क्या मिला था? मैन बुकर अवार्ड। लिख लीजिए, जीत थैल की एक और किताब का नाम नोट कर लो, जीत थैल का एक और किताब नोट करो, नार्को पुलिस। इस किताब के लिए 2012 में इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला था। जीत थैल को 2012 में मैन बुकर अवार्ड मिला था। चलिए सबका सही है, रणधीर पांडे जी का भी सही है, गुमनाम नायिका, आजाद अजरा खातून का भी सही है, सबका सही है भाई, सभी लोग बेहतर कर रहे हैं। चलिए तो नार्को पुलिस मैन बुकर अवार्ड मिला। अभी हाल ही में इन्होंने एक और किताब लिखी है, लो 2020 लो 2020 नामक पुस्तक भी जीत थैल। तो जीत थैल की 3 किताब पढ़ ली है हम लोग, वुमेन ऑफ नेम्स ऑफ द वुमेन, नार्को पुलिस और लो 2020। नोट कर लीजिए सारा, बेहतरीन चल रहा है सेशन, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शांता कुमार लिम्बाले, ये थोड़ा पुराना करंट है लेकिन 2021 वाला भी मिला नहीं है। कल बिहारी पुरस्कार मिला 2021 का, कल बताया था ना, कल मैंने बताया था 2021 का बिहारी पुरस्कार, क्या नाम था उनका? कांकरिया, मधु कांकरिया, बताया था ना आप लोगों को। तो याद करने की जिम्मेवारी हमारी है, पढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी और याद रखने की जिम्मेवारी भी हमारी। उन्हें क्या मिला है? मैं यहाँ हूँ उपन्यास के लिए, कल मिला उन्हें 2021 का बिहारी पुरस्कार। अभी 2021 का सरस्वती सम्मान नहीं मिला है। तो सरस्वती सम्मान जो लेटेस्ट है किनके नाम का है भैया? ये शरण कुमार लिम्बाले, देखो सामने शरण कुमार लिम्बाले का चित्र है, इनको मिला है 2020 का क्या? सरस्वती अवार्ड। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती पुरस्कार के तहत क्या मिलता है भाई? सरस्वती पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका मिलता है। पहली बार सरस्वती पुरस्कार कब दिया गया था? 1991 में। पहली बार सरस्वती पुरस्कार कब दिया गया था? ये भी नोट कर लो, 1991 में। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन। कल मैंने बताया था बिहारी पुरस्कार, उसमें भी क्या बोला था? कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। बिहारी पुरस्कार भी कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती पुरस्कार भी कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। पहली बार
1991 में इसे शुरू किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं और 2020 का यह पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। सामने इनका चित्र है, आप एक बार देख लीजिए। शरण कुमार लिम्बाले यही हैं, इन्हें मिला है 2020 का सरस्वती सम्मान। कब शुरू किया गया? 1991 में। इतनी बार बोलता हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। आगे ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू, IIM जम्मू, IIM जानते हो ना, जहां से मैनेजमेंट की डिग्री ली जाती है, IIM जम्मू में, भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है वर्चुअली। आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, IIM अहमदाबाद, IIM जम्मू में, IIM जम्मू में। क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहां किया गया भैया? तो किया गया है जम्मू, IIM जम्मू में किया गया है। नोट कर लीजिए, किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उस जमाने में जिस समय इसको किया गया था, उस समय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है जी? धर्मेंद्र प्रधान। आनंदम, नामी आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस कहा किया गया? IIM जम्मू में। और जम्मू किस नदी किनारे है? जम्मू किस नदी किनारे भाई? जम्मू किस नदी के किनारे है? किसी को याद नहीं है भैया? तवी नदी। जम्मू किस नदी के किनारे है भैया? तवी नदी के किनारे है। जम्मू तवी, नाम सुना है ना? जम्मू तवी, तवी नदी के किनारे है। नेटवर्क इशू आप अपना एक बार देख लीजिए। इधर तो ठीक है, मेरा नेटवर्क बहुत बेहतरीन नेटवर्क चल रहा है। तवी नदी के किनारे जम्मू है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCIL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर HPCL सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे प्लेटफॉर्म पर क्या लॉन्च किया है? एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूनिक क्रेडिट कार्ड इसका नाम है। यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL जो फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर क्या बनाया है? इसको डेवलप किया है। अभी यूनियन बैंक ने जारी किया है यूनिक कार्बन कार्ड, इसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड इसका नाम है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके मदद से भाई? तो HPCL जो क्या है भैया? एक फ्यूल रिटेल की भारत में सबसे अग्रणी कंपनी है तथा कार्ड भुगतान करने वाला नेटवर्क कौन सा है? रुपे। इनके साथ मिलकर यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HPCIL और रुपे के साथ मिलकर कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया भैया? कार्बन कार्ड। भारत में कार्बन कार्ड लॉन्च करने वाली कंपनी कौन बन गई? कौन सा बैंक बन गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो किसके मदद से? HPCL। HPCL का मतलब HPCL है फ्यूल रिटेल कंपनी। इसके साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर क्या जारी किया है? यूनिक कार्बन कार्ड जारी किया है। सामने उसका चित्र दे दिया है, देख लो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, देखो सामने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे प्लेटफॉर्म पर क्या जारी किया है? कार्बन कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट आइए, HDFC बैंक को एक अवार्ड मिला है। HDFC बैंक को अवार्ड मिला है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME किसे चुना गया है? HDFC बैंक को। कौन दिया है पुरस्कार? एशिया मनी बेस्ट बैंक। इस पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है भैया? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड किसको मिला है? HDFC को मिला है। भारत का सबसे बड़ा बैंक HDFC। मैं बता दूं, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा सरकारी बैंक
सबसे ज्यादा लोन देने वाला सरकारी बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन भैया? HDFC। HDFC को क्या मिला है? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड मिला है। नोट कर लीजिए, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड किसको मिला है भैया? HDFC को। आगे आइए, स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त भारत का, कौन है स्वास्थ्य मंत्री? मनसुख मावड़िया। स्वास्थ्य मंत्री कौन है जी? मनसुख मावड़िया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने टीबी मुक्त भारत लक्ष्य प्राप्त करने का के लिए क्या लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। नोट कर लीजिए, ट्राइबल का मतलब होता है ST, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। आदिवासी क्षेत्र को के लोगों को टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। नोट कर लीजिए, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है जी? 2025 तक। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है जी? 2025 तक। टीबी मुक्त भारत 2025। और चूंकि टीबी मुक्त भारत कब बनेगा? जब शहर के लोग टीबी से मुक्त होंगे, नहीं, गांव के लोग भी टीबी से मुक्त हों, जंगल में रहने वाले आदिवासी भी टीबी से मुक्त हों, तभी क्या होगा? भारत टीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल करेगा 2025 तक। और सुन लीजिए, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025। और सुन लीजिए, इसको टीबी को दूर करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं हम लोग? डॉट। कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं? डॉट, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। इसका नाम ही क्या है जी? ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। 3 महीना खुराक लेना पड़ता है। जिसको टीबी हो जाता है लगातार, पहले 9 महीने था, अब कितने महीने का है? 3 महीने का है। लगातार 3 महीने आपको दवाई खाना पड़ेगा, तब आपको टीबी दूर होगा। यदि आप बीच में खुराक छोड़ते हैं तो आपको हो जाएगा MDR टीबी। MDR टीबी मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप दवाई बीच में छोड़े, अब फिर पनप गया तो उसको क्या बोलेंगे? MDR टीबी। मतलब ये मौत लेकर आपका आएगा। इसके बाद बचने की बहुत कम संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि डॉट का गोली लो और खांसी दूर करो। तो भैया डॉट टीबी के इलाज के लिए तो सरकार ने क्या शुरू किया है? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते भैया, नेक्स्ट अगला है स्टेट ऑफ इंडिया इज एनवायरमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया इज एनवायरमेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार अगले 3 दशक में भारत में क्या हो गया है? 20 गुना प्लास्टिक का यूज बढ़ गया है। अभी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी हुआ है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी हुआ है। इसके अनुसार भारत में प्लास्टिक के उपयोग कितना गुना बढ़ गया? लोग प्लास्टिक के उपयोग कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में प्लास्टिक का उपयोग पिछले 3 साल में कितना बढ़ गया? 20 गुना। एक अंतिम पॉइंट, आप आंसर बता दो, एक लास्ट आंसर बता दो जल्दी से हमको। आंसर बताओ, अभी हाल ही में किस नगर निगम ने अपने यहाँ 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को, 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को दिल्ली नगर निगम, बिल्कुल सही, दिल्ली नगर निगम ने क्या किया है? बैन किया है। बताया था मैंने 2 दिन पहले। दिल्ली नगर निगम ने 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। चलिए भैया, सुशील विश्वकर्मा सब झोला लेकर चले। कहां चले भैया? क्या क्या कमेंट कर रहे हो? नेक्स्ट आओ भाई। अभी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट में क्या कहा गया? इंडिया में 20 गुना ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लो, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला करंट। तिब्बती समुदाय द्वारा 9 वर्ष नया वर्ष के रूप में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? लोसार। लिख लीजिए भैया, लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है? लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है? तिब्बत में। लोसार महोत्सव कहां मनाते हैं भैया? तिब्बत में मनाते हैं। अब किस रूप में मनाते हैं? न्यू ईयर। न्यू ईयर, जिस दिन वहां लोसार महोत्सव मनता है वो किस रूप में मनता है भैया? नए साल के रूप में, तिब्बती नया साल। तिब्बती नए साल के रूप में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? लोसार महोत्सव। ये बौद्ध धर्म का महोत्सव है। बौद्ध धर्म का महोत्सव है। बौद्ध धर्म का नया साल तिब्बती लोग मनाते हैं।
किस रूप में भैया? लोसार महोत्सव। और तिब्बत की राजधानी लहासा है, लिख लीजिए। तिब्बत की राजधानी कहाँ है भैया? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा है। लोसार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज में लोसार महोत्सव का आयोजन होगा इस बार। लोसार महोत्सव मनाते हैं तिब्बती नए साल के रूप में, तिब्बतियन नए साल के रूप में मनाते हैं लोसार महोत्सव। मैक्लोडगंज में मनाएंगे। और तिब्बत की राजधानी कहाँ है भैया? लहासा। आगे आइए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है जी? भारत में। G20 का मीटिंग कहाँ होने वाला है? भारत में। और भारत में उसके लिए स्पेशली एक सचिवालय बनाया गया है। हाल ही में मैंने पढ़ाया इसी करंट अफेयर सीरीज में कि भारत में G20 के मीटिंग को लेकर एक स्पेशली सचिवालय बनाया गया है। वह सचिवालय 2024 तक काम करेगा। G20 का अगला मीटिंग कहाँ होने वाला है 2023 में? भारत में। उससे पहले एक करंट है, उससे पहले G20 के शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है, लेकिन उससे पहले G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? इंदौर में। G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कौन वाला पढ़ें? हाँ बिल्कुल, अल्तमस जी। देखिए, बिहार बीपीएससी एक ऐसा अजूबा आयोग है जिसका नाम गिनीज बुक में होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं है। ये 2017 का भी करंट पूछ लेता है, कभी कभी 2017 वाला भी करंट आ जाता है, इसलिए आप कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है कि आपको 2021 और 22 ये दोनों का बजट और दोनों का इकोनॉमिक सर्वे यदि आप कर लेते हैं तो आप सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने से जो समझते हैं समझते ही हैं, पर मुझे लगता है कि आपको 21 वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी, इंडिया का भी, और उसी तरह से 2022 का बजट इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी, इंडिया का भी आपको याद कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, तब आप सेफ रहेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। और हम लोग एक दिन करेंगे क्या कि शॉर्ट में पूरा बिहार का 21 वाला बजट और 22 वाला बजट, देश का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 21-22 दोनों का हम शॉर्ट में आपके लिए करा देंगे। चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा, यहाँ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है कहाँ होगा? इंदौर में आयोजित होगा। G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में। इसमें कितने देश मेंबर हैं? 20 देश मेंबर नहीं है, इसमें 19 देश हैं, इसमें 19 कंट्री हैं, 19 देश हैं, और बाकी एक ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम है यूरोपियन, संपूर्ण यूरोपियन यूनियन एक हो गया। अब बाकी 19 कंट्री है, कितने हो गए? 20, लेकिन इसको जोड़िएगा तो इसमें 27 अकेले है। 27 और 19 कितना हो गया? 27 और 10 37 और 9, 27 और 10 37 और 9 9 7 16 46, वैसे 46 देश इसके मेंबर हो गए। पूरा यूरोपियन यूनियन ग्रुप इसको एक माना जाता है। इधर 19 तो कितने हो गए? 20। टोटल कितने मेंबर हो गए भैया? 20 मेंबर हो गए। तो भैया यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1999 में, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? इंदौर में। बात चली है इंदौर की, तो सुन लीजिए, इंदौर भारत का पहला वाटर सरप्लस सिटी है। इंदौर भारत का पहला वाटर सरप्लस सिटी है, और 5वीं बार लगातार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित हुआ है इंदौर। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। महिंद्रा समूह के द्वारा अपने कारोबार में वृद्धि के लिए गूगल क्लाउड से हाल ही में साझेदारी की गई है। महिंद्रा समूह ने गूगल क्लाउड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कैलिफोर्निया में। जहाँ है भैया? कैलिफोर्निया। और जिसके सीईओ कौन है? जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सुंदर, गूगल क्लाउड के सीईओ भी कौन है भैया? सुंदर पिचाई। इनके गूगल क्लाउड और महिंद्रा समूह ने समझौता किया है। किस लिए भैया? महिंद्रा समूह ने अपने कारोबार में वृद्धि के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है। नोट कर लीजिएगा, ये सामने मैंने गूगल क्लाउड का चित्र दे दिया है। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं। अभी हाल ही में सेव द चिल्ड्रन एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रन। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना के सारी झुग्गियों के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके अनुसार 2020 में लगाए गए
लोग, अरे क्या टाइप हो गया है, लोग में 67%, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, आप लिख लीजिए कि भैया सेव द चिल्ड्रन ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें कहा गया कि 67% लड़कियां ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाई। इसका रिपोर्ट आया है, एनजीओ सेव द चिल्ड्रन का रिपोर्ट आया है। उसमें कहा गया है कि झुग्गी में रहने वाली, स्लम एरिया में रहने वाली 67% लड़कियों ने ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाई और 51% जो लड़कियां हैं उनको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाया। 51% लड़कियों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाया और 67% लड़कियां पढ़ाई लिखाई से दूर रहीं। ये भाई किसने रिपोर्ट दिया है? हमने नहीं, सेव द चिल्ड्रन। इसने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भले ही ऑनलाइन क्लास चल रहा था लेकिन 67% लड़कियों को ये क्लास नहीं मिला और साथ में 51% जो लड़कियां हैं उन्हें स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे आइए, मेघालय 9वां राज्य बन गया। मेघालय भारत का 9th स्टेट बन गया जिसने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति को क्या कर लिया है? वापस ले लिया है। सीबीआई जांच के लिए पहले आम सहमति ली जाती थी, सीबीआई जांच के लिए आम सहमति बनाई जाती थी, लेकिन अब मेघालय से पहले 8 राज्यों ने इस सहमति को खत्म कर दिया था। मतलब अगर चाहे कि राज्य में सीबीआई जांच हो तो उसके लिए आम सहमति लेने की जरूरत न हो, ऐसा 8 राज्यों ने पहले ही कर दिया था। अब मेघालय ने भी कर दिया है कि अब हमारे राज्य में भी सीबीआई जांच के लिए आम सहमति की जरूरत नहीं होगी। मेघालय की राजधानी कहाँ है जी? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। अब मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी है, मासिन राम और चेरापूंजी, जहां भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है, क्या नाम है जी? नोकरेक। मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? नोकरेक। नोट कर लीजिए, मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नोकरेक। नोकरेक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। वहां सीबीआई जांच के लिए अब आम सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा करने वाला भारत का कैवा राज्य बन गया जी? 9वां राज्य बन गया, 9वां राज्य बन गया। आगे आइए, सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार बिहार की नर्स, बिहार के 2 नर्स को दिया गया है, रंजू कुमारी और वंदना कुमारी। बिहार की 2 नर्स हैं, रंजू कुमारी और वंदना कुमारी। सेवा क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया है? अर्जुन, रंजू कुमारी और वंदना कुमारी। रंजू कुमारी, सत्यम जी, एक क्लास तो वैसे 6 बजे ही शुरू होने वाला होता है लेकिन एक्चुअली कुछ कारणों से आपके लिए और बेहतर करने के चक्कर में लेट हो जाता है। वैसे 7 o'clock हमारी क्लास शुरू होती है और क्लास लगभग 9:30 तक चलती है। 7 से 9:30 अपने टाइम को आप रिजर्व रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार के 2 नर्स को मिला है, रंजू कुमारी और वंदना कुमारी को मिला है। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट, आगे आ जाओ। देश की पहली महिला कमांडो टीम बिहार राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। पूरे भारत का पहला राज्य बन गया जिसने महिला, अपने बिहार पुलिस में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। बिहार महिला कमांडो टीम तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नोट कर लीजिए, महिला कमांडो टीम तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? बिहार। नेक्स्ट आइए, जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए मिर्जा रिजवान। ये भी भारत से हैं, इनका संबंध मूलतः बिहार से है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं और सबसे बड़ी बात, इनका संबंध कहां से भैया? बिहार से। नाम है मिर्जा रिजवान। सामने देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन अवार्ड। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उनके नाम पर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर एक सम्मान है, जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान। ये पहले भारतीय बन गए मिर्जा रिजवान जिनको यह अवार्ड मिला है। इनका संबंध भी किससे है भैया? बिहार से है। मिर्जा रिजवान पहले भारतीय
पहले बिहारी बन गए जिनको जॉर्ज वाशिंगटन अवार्ड मिला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक शिक्षक पुरस्कार के लिए 121 देशों के 50 शिक्षकों को यह अवार्ड मिला है। बेसिक शिक्षक पुरस्कार 121 कंट्री के 50 शिक्षक को मिला है बेसिक शिक्षक पुरस्कार। इसमें से 2 भारतीय हैं, सत्यम मिश्रा और मेघना मसुनूरी, ये 2 लोग हैं। बेसिक शिक्षक टीचर के लिए पुरस्कार मिला है 121 देशों के 50 टीचर को। इसमें से भारत के भी 2 टीचर शामिल हैं, सत्यम मिश्रा और मेघना असुनूरी। दोनों का पिक सामने दे दिया हूं, देखिए। ये सत्यम मिश्रा है और मेघना असुनूरी सामने है। इनको क्या मिला है भाई? इनको मिला है बेसिक शिक्षक पुरस्कार। कुल 50 शिक्षक को मिला, 121 देश के टोटल 50 टीचर को मिला, जिसमें से 2 भारतीय हैं, सत्यम मिश्रा और मेघना मसुनूरी। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए। अगला है चीन में हिंदी अध्यापन करने के लिए, भारत में नहीं, चीन में हिंदी पढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को मिला है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये भाई साहब चीन में लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय टीचर अवार्ड मिला है। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को अंतरराष्ट्रीय टीचर अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में हिंदी पढ़ाने के लिए। ये सब पूछेंगे बाद में, याद कर लेना। इसका प्रिंट आउट यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप है मिशन 50 IAS का, मिशन IAS का, ये सब अलग अलग है। मिशन 50 IAS का टेलीग्राम अलग है, मिशन IAS का अलग है, और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर है IAS हैं, उनका भी अलग टेलीग्राम है। ये तीनों टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, तीनों से जुड़ जाइएगा। हम लोग जो भी अपनी कोचिंग का इंफॉर्मेशन होता है या आपके लिए जो जरूरी बातें होती हैं हम वहीं शेयर करते हैं, तो ये सारा PDF वहां आपको मिल जाएगा। अतः चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। उसका लिंक नहीं है, आप जाइएगा टेलीग्राम में, टाइप कीजिएगा मिशन 50 IAS आ जाएगा, मिशन IAS आ जाएगा, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह डालिएगा आ जाएगा। तो भैया तीनों को जुड़ जाइए और आपको सारा PDF वहां मिल जाएगा। तो चलिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, राजा जी टाइगर रिजर्व के एक रेंजर थे महेंद्र गिरी, थे क्या है भी अभी। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है जी? उत्तराखंड में। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के रेंजर अधिकारी महेंद्र गिरी इनका नाम है। इनके अपने योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला है, और ऐसा पुरस्कार पाने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। एशिया के एकमात्र रेंजर, जंगल में काम करने वाले अधिकारी को रेंजर कहते हैं, जंगल में काम करने वाले सिपाही को रेंजर कहते हैं। तो एशिया का एकमात्र रेंजर बन गए जिन्हें अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय, एकमात्र एशियाई महेंद्र गिरी बन गए हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरिया, इसके द्वारा यानी WCPA और IUCN के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड पहले एशियाई कौन बन गए? महेंद्र गिरी। IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। नोट कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड। नोट कर लीजिए, 1948 में IUCN की स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जल्दी से इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। सामने महेंद्र गिरी का चित्र मैंने दिया है, देख लीजिए, सामने महेंद्र गिरी जी को मिला है। नेक्स्ट आइए, ये आज का न्यूज है, ये आज का करंट है भैया। ये 2 नर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाने में 9वां और 10वां स्थान आया है इनका। ये कोविड वैक्सीन जो दे रहे थे महिलाएं, जितनी दे रही थी, उनमें दुनिया के 9वें नंबर और 10वें नंबर की नर्स हैं, पूरे विश्व की बन गई हैं। इनका नाम है भैया
नोट कर लीजिए, माया यादव और वंदना कुमारी, ये पटना की नर्स हैं। माया यादव और वंदना कुमारी पूरे दुनिया में वैक्सीन लगाने के मामले में इनका कैवा स्थान आया है। माया यादव का नाम है 9वें स्थान पर और वंदना कुमारी कैवे नंबर पे भैया 10वें स्थान पर। ये दोनों को ये 9th और 10th रैंक प्राप्त हुआ है। क्लियर है? 74 चयनित टीका कर्मियों में से 74 लोग चयनित किए गए थे दुनिया में से टीका लगाने में, उसमें इनको 9वां और 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पटना की, बिहार की रहने वाली माया यादव और वंदना कुमारी, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ आप लोग कहते हैं सब टॉपिक वाइज करा दीजिए, तब हम लोग आ गए टॉपिक पर, फटाफट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जल्दी से नोट करते चलिएगा आप लोग, इस चीज को आप लोग देखते चलिएगा। देखो भाई, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एनवी रमन्ना, नोट कर लीजिए कौन है। अभी आप पहले अपॉइंटमेंट देख लें, किनकी नियुक्ति कहाँ की गई, नंबर याद रखना जरूरी है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, नोट कर लीजिए एनवी रमन्ना। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है जी? सुशील चंद्रा, और उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। आप जानते हैं कि भारत में पहले 1 सदस्यों वाला हुआ करता था चुनाव आयोग, लेकिन 1993 के बाद से चुनाव आयोग में कितने मेंबर होते हैं? 3। चुनाव आयोग में कितने मेंबर होते हैं? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त। नोट कर लो, 1993 से पहले तक भारत में चुनाव आयोग में 1 ही मेंबर हुआ करते थे। 93 से क्या हो गया? 3 मेंबर, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और अन्य चुनाव आयुक्त में कौन है भैया? अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। आगे आइए, भारत के अटॉर्नी जनरल अगर बात करें हम, नेक्स्ट आइए, भारत के बात करते हैं पहले अटॉर्नी जनरल की। भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। कौन है भैया? के वेणुगोपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। और भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है भैया? तुषार मेहता। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है। अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है, नोट कर लो, लिख लो भैया। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। मुख्य विधि अधिकारी, केंद्र सरकार का मेन वकील, मुख्य कानूनी सलाहकार, ये कौन होता है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल अगर ये ना रहे तो इनकी जगह कौन काम करता है? सॉलिसिटर जनरल, यानी नहीं बोलते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, वैसे ही अटॉर्नी जनरल मेन है। अगर ये न रहे तो इनकी जगह कौन काम करता है? अटॉर्नी जनरल के न रहने पर इनकी जगह जो काम करेगा उसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं और सॉलिसिटर जनरल कौन है भैया? तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद किसमें आता है? 76 में, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला नियुक्ति देखें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है जी? मनोज सिन्हा। नोट कर लो, गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के कैग हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए दीपक दास 25वां सीजीए हैं, यानी क्या होगा भैया? अकाउंट जनरल, कंप्ट्रोलर अकाउंट जनरल ऑफ इंडिया, ये दीपक दास हैं। नोट कर लीजिए, मेन ये है, इनका नाम याद रखिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट आइए, मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। यशवर्धन कुमार। सोनाली सिंह भी है, इनका
इनके सहयोगी के रूप में दीपक दास के साथ कौन है? सोनाली सिंह भी हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैंने रोज बताता हूं इसके बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होता है भैया? अध्यक्ष। डॉक्टर राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है जी? अमिताभ कांत। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति कौन है भैया? हरिवंश नारायण। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। और जल्दी से आप लोग बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए आप लोग जल्दी से, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? जल्दी बताओ, राज्यसभा के सभापति कौन है भैया? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जल्दी उत्तर दीजिए, राज्यसभा के सभापति कौन है भाई? राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं जी? सभापति। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव कौन है भैया? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। आगे आइए, नेक्स्ट, राज्यसभा के महासचिव कौन है भैया? पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है भैया? तो पीसी मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के कौन हैं? तो अजीत डोभाल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। 21वें लॉ कमीशन। 21वां विधि आयोग। विधि आयोग बनता है प्रत्येक 3 वर्ष पर। विधि आयोग बनता है कितने साल पर? 3 वर्ष पर। अब वित्त आयोग बनता है 5 वर्ष पर। वित्त आयोग कितने वर्ष पर बनता है जी? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर। वित्त आयोग 5 वर्ष पर। विधि आयोग 3 वर्ष पर। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं भैया, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भैया? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? भारतीय रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन है भैया? इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। और बता दे कि ओबीसी के लिए अभी हाल ही में आयोग बनाया गया है और ये जो भगवान लाल साहनी हैं ओबीसी आयोग के पहले अध्यक्ष हैं, भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट आइए, एसटी आयोग शेड्यूल ट्राइब कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष कौन है जी? हर्ष चौहान। और एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये दोबारा अपने कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट आइए, आगे आते भैया, नेक्स्ट आ जाओ। अभी कुछ बुक, अब हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया नियुक्ति, अभी ये हो गया क्या? नियुक्तियां। अब आ जाइए कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जल्दी से कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स है, नोट कर लो। चांद पे चाय, किताब का नाम क्या है जी? चांद पे चाय। यह है अभिनेता राजेश तेलंग की पुस्तक। नोट कर लीजिए, अभिनेता राजेश तेलंग ने लिखा है चांद पर चाय। चांद पर चाय नामक किताब किसने लिखी? अभिनेता राजेश तेलंग। ममता बनर्जी बियॉन्ड 2021। ममता बनर्जी यहाँ होगा। ममता बनर्जी बियॉन्ड 2021 किसने लिखा है? जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ने लिखा है ममता बनर्जी बियॉन्ड 2021। ये किताब किसने लिखी? जयंत घोषाल। अगला आइए, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब सुभाष गर्ग ने लिखी है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब सुभाष गर्ग ने लिखी है। सुभाष गर्ग, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किताब को 2 लोगों ने लिखा है, अंकिता वर्मा और तुहिन सिन्हा। अंकिता वर्मा और तुहिन सिन्हा ने लिखा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। देखो जो किताब करा रहा हूं
ये बहुत, मैंने उसी किताब को सिलेक्ट किया है जो परीक्षा में आपके लिए आने की संभावना ज्यादा है। मैं उसी किताब को लिया हूं जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, अंकिता वर्मा, तुहिन सिन्हा, गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये किताब किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा। धीरेन्द्र झा ने लिखी है किताब गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस किताब को धीरेन्द्र झा ने लिखी है। आगे आइए, नेक्स्ट अगला है रतन टाटा, ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा के ऊपर एक किताब लिखी गई है, रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, एक आईएएस ऑफिसर हैं, राष्ट्रपति भवन में तैनात एक आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इन्होंने लिखा है रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अगला किताब है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड। ये किताब लिखा है अरूप राय चौधरी ने, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अरूप राय चौधरी। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड, ये अरूप राय चौधरी ने लिखा है। प्राइस प्रिजुडियूस एंड पंडितरी, ये शशि थरूर ने लिखा है। प्राइस प्रिजुडियूस, यहां पर छूट गया है, प्रिजुडियूस एंड पंडितरी, ये किताब शशि थरूर ने लिखा है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसका राइटर नहीं है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, खैर इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, यहां पर इसका आंसर नहीं है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुस्तक है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुस्तक है। तो ये हम लोग आज का सेशन किए। कैसा लगा आपको सेशन? आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं। कैसा लगा आपको सेशन? एक बार कमेंट करके बताइए। इस तरीके से मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि पूरा करंट कराने के बाद जितना भी पुराना अपॉइंटमेंट्स है, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, मैं एक जगह ला कर दूंगा। इंडिया का किस इंडेक्स में कितना रैंक है, ये सारी बात एक जगह ला करके मैं दे दूंगा। डेली अब ऐसा करूंगा धीरे धीरे करके। तो आप लोग लगातार सेशन से जुड़े रहें। सेशन को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कैसा लगा आपको सेशन। सेशन को मैं और क्या कर दें, आपके लिए और क्या हो सकता है, वो सब कार्य मैं करूंगा। बस आप लगातार जुड़े रहें। कोई सुझाव हो तो दे, किसी प्रकार का रिकमेंडेशन हो तो दे। तो सारी बातें आप लोग जरूर करें और मेहनत लगातार करें। आप पीडीएफ निकलवा कर रिवीजन जरूर करें। तो कैसा लगा सेशन बता दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मेहनत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। 5 मिनट के अंदर हम एमसीक्यू ला रहे हैं, जुड़े रहिएगा। 5 मिनट के अंदर बिहार स्पेशल एमसीक्यू आने जा रहा है, जुड़े रहिए सेशन के साथ।